नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को है और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। और 5 बजे की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात पायलट गुट की याचिका की। दरअसल पायलट और समर्थक विधायकों को राजस्थान हाई कोर्ट से 3 दिन की राहत मिली है। 72 घंटे की राहत बताई जा रही है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट से पायलट गुट को 72 घंटे की यह राहत मिली है। स्पीकर के नोटिस पर 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट अब 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर को नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इधर राजस्थान की सियासी हलचल के बीच अशोक गहलोत की कैबिनेट मीटिंग चल रही है। घर पर वो कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं। आज दोपहर को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और इस वक्त उनकी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। इसमें गहलोत मौजूदा संकट पर कोई फैसला भी कर सकते हैं। इस कैबिनेट बैठक में कोरोना संकट, राजस्थान की वित्तीय स्थिति और सोशल वेलफेयर की योजनाओं पर फोकस रहने वाला है। केजे शिवसन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवसन, इस वक्त जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, मौजूदा माहौल में, मौजूदा सियासी सरगर्मी के बीच कितनी अहम? ये देखिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस कैबिनेट की मीटिंग के ठीक 1 घंटे पहले अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। विधायकों से मौजूदा संकट के बारे में राय जानी, यह भी उनसे पूछा कि जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि जनता के सभी काम रुके हुए हैं इस राजनीतिक संकट के कारण, किस तरह से उससे आगे बढ़ाया जाए, उनके इलाके की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है जिसे पूरा किया जाना जरूरी। तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कैबिनेट के जो सहयोगी है उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार उनकी कैबिनेट की मीटिंग में 3 लोग नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को हटा दिया गया है, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा दोनों को भी हटा दिया गया है। ये दूसरी मीटिंग है जब इन लोगों के बिना ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इसके अलावा मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, यानी कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, उस पर अशोक गहलोत फैसला ले रहे कि क्या उनको विधानसभा जाकर बहुमत सिद्ध करना चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो रही है। और इधर राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी देवराम सैनी से सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि सीबीआई ने सैनी से एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड को लेकर के 2 घंटे तक पूछताछ की। सैनी आज सुबह जयपुर के सीबीआई टीम के सामने पेश हुए। इसके बाद सीबीआई ने सुसाइड केस से जुड़े सवाल जवाब किए। देवराम जी क्या मैं कर रहा हूं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में चल रही सियासत पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी कोरोना काल में लोगों की मदद करने के बजाय राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। राहुल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, और उसके आगे फिर उन्होंने लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी भी पलटवार करती दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी एक महीना गिनाकर कांग्रेस पर हमला बोला। जावड़ेकर ने 6 महीनों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया है। जावड़ेकर ने इसको लेकर के ट्वीट किया, राहुल गांधी जी अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर आप भी ध्यान दे दीजिए। फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे करवाए, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाया, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाया, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ मनाई,
जून में चीन की वकालत की और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह की। और खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी है। पुलिस ने आरोपी 9 बदमाशों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। वारदात विजयनगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पत्रकार अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया और फिर उन्हें सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 दिन पहले दरअसल अपनी भांजी से छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों के खिलाफ इस पीड़ित पत्रकार ने शिकायत करवाई थी। इसके बाद ही गुंडों ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरी घटना के बाद चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड कर दिया गया है। दिव्या अग्रवाल मेरे साथ, मेरी सहयोगी, इस खबर पर जुड़ रही हैं। दिव्या, अब इस पूरे मामले पे अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही है और पत्रकार की स्थिति कैसी है? स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और सबसे बड़ी बात कि कितनी बड़ी पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि लगातार पत्रकार के परिजन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत उन्हें पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से ये पूरी घटना जो है उसे अंजाम दिया गया। फिलहाल जो है चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि कुछ और भी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उसमें नपे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार जो है उसकी अभी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। इधर न्यूज 24 की स्टिंग ऑपरेशन वायरस पार्टी का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और चीफ पीआरओ ने इस पूरे मामले पर कहा है कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 24 ने कल स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन वायरस पार्टी दिखाया था। इसमें राजधानी दिल्ली में कैसे गैर कानूनी रूप से वायरस फैलाने वाली विनाशकारी पार्टियां चल रही हैं उसे दिखाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा असर हुआ और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। कोविड वायलेशन, लॉकडाउन वायलेशन पे रेगुलर एक्शन लेते रहते हैं। इन पे भी प्रॉपर एक्शन होगा और एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग पुलिस पर्सनल भी होगा। इधर न्यूज 24 के स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन वायरस पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मामले का सरकार ने संज्ञान लिया है। पूरे मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी विभाग जल्द से जल्द पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा और दिल्ली सरकार गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक चूक है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और इनके ऊपर एक्शन होगा। इधर न्यूज 24 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन वायरस पार्टी में दिल्ली में चल रहे कई अवैध बार का खुलासा किया था और कोरोना काल में ये बार नियमों को ताक पर रखकर लगातार धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसमें पार्टियां चल रही हैं। न्यूज 24 ने दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में चल रहे ऐसे ही अवैध बार को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया था, जिसे देख करके हैरानी हो रही थी। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब इस पर कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस। देखिए, जो सीक्वेंस रहा था उस सीक्वेंस के आधार पर पुलिस ने इस बात को माना है कि अगर इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उसमें ये बात का संज्ञान लिया गया कि अगर पुलिसकर्मी भी इसमें कोई शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। हालांकि सरकार पहले ही बता चुकी है कि ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे दिल्ली पुलिस के जितने एरिया हैं जहाँ जहाँ हमने ये स्टिंग दिखाया करा है, वहाँ पर वो चीज़ें देखी गई हैं कि किस तरीके से खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लॉकडाउन की। कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ हो रहा है चीज़ों का। एक गैदरिंग जो होती है, सोशल गैदरिंग, वो काफ़ी देखी गई है। शराब, नशा सब देखा गया था। लेकिन अब पुलिस ने संज्ञान लिया है, इस मामले में कार्रवाई होगी, जल्द होगी, क्योंकि विजिलेंस को भी इसको मौका दिया है उन्होंने कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इधर नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट हो सकता है और पिछले करीब 10 दिनों में अमिताभ बच्चन लगातार वहां पर एडमिट हैं और 10 दिनों से अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में कोरोना संक्रमण के बाद भर्ती किए गए थे। अब ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में एडमिट हैं। अमिताभ बच्चन तेजी से हालांकि रिकवर कर रहे हैं और अब खबर है कि एक बार फिर कोरोना टेस्ट उनका किया जा सकता है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में?
जी, डॉक्टरों की माने तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल बेहतर हो चुका है और संभावित है कि कल यानी कि बुधवार को उनका स्वैब टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्टरों के विचार विमर्श के बाद जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में रहते हैं या फिर उन्हें घर के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें, अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी नानावटी अस्पताल में एडमिट है और साथ ही आराध्या और ऐश्वर्या की बात की जाए तो वो भी हल्के बुखार के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था। अब कल स्वैब जब टेस्ट होगा उनका, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर क्या अमिताभ बच्चन अभी भी और दिन नानावटी अस्पताल में रहेंगे या। ठीक है। और इधर एक्ट्रेस रेखा का बंगला भी कंटेनमेंट जोन से हट गया है। बीएमसी ने बंगले पर लगा पोस्टर हटा दिया है। सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव दरअसल पाया गया था, उसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया था और सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट के बाद रेखा के बंगले को सील किया गया था। अब बंगले को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। खबर दिल्ली से, जहां पर सीरो सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के हर चौथे व्यक्ति पर कोरोना वायरस का संकट है और सर्वे के दौरान जो स्टडी की गई उसके मुताबिक दिल्ली में एंटीबॉडी के मामले करीब 23.48% हैं, यानी इतने लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। और इसके अलावा दिल्ली में जितने भी केस सामने आए हैं उनमें अधिकतर बिना किसी लक्षण वाले ही थे, वो बिना इलाज ही ठीक भी हो गए। सर्वे 27 जून से 10 जुलाई तक किया गया था, जिसमें 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए और भारत सरकार द्वारा नतीजे आज निकाले गए। पल्लवी झा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, ये सर्वे अपने आप में कितना चौंकाने वाला और कितना खतरनाक? देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो इस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली में सिर्फ 23% ही एंटीबॉडीज पाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकार का प्रयास रहा, जो लोगों का प्रयास रहा, उसकी वजह से ये जो प्रतिशत है वो ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि लोगों में इतना संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो 70% लोग वनरेबल हैं, यानी कि 70% लोगों पर खतरा बना हुआ है। यानी अगर कहीं भी आप पालन नहीं करते हैं जो गाइडलाइंस है तो आप संक्रमित हो सकते हैं, यानी 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। साथ ही साथ ये भी कह रही है मिनिस्ट्री और जो जानकार हैं कि चूंकि हर चौथे व्यक्ति में देखा जा रहा है और अभी हम इसको बचाकर। ठीक है। इधर देश में कोरोना महामारी संकट लगातार बनी हुई है। बता दें कि ऐसे में कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इन्हीं पर हमला भी कर रहे हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ही ऐसी वारदात सामने आई, जहां पर बदमाशों ने कई कैट्स से एम्बुलेंस पर हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों ने एम्बुलेंस पर पथराव किया, जिसमें करीब 6 एम्बुलेंस कर्मी घायल हो गए। ये सभी लोग दूसरे राज्यों से कोरोना की ड्यूटी पर आए हुए थे। यहाँ आया तो यहाँ देखा मैंने, वो मेरे से फोन जैसे छीन ले, तो फोन छीनने के बजाय वो नीचे गिर गया गाड़ी में मेरी। ऐसे उसको पकड़ लिया बंदे को। पकड़ने के बाद एक बंदा आया पीछे से, मेरे को वार करके चला गया, चाकू मार के चला गया। मैं तो और फिर 15-20 लड़के आए, वो आके गाड़ी को। इधर झारखंड के धनबाद से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर धनबाद में कोरोना के संक्रमण से पहले मां की मौत हुई। जिन 5 बेटों ने अर्थी को कंधा दिया, वो भी अब एक एक कर कोरोना के संक्रमण से गुजर गए। अब परिवार में सिर्फ एक ही बेटा बचा हुआ है। धनबाद के करतास की यह घटना है। 10 जुलाई से अब तक परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो चुकी है। परिवार के 6 सदस्यों का अब भी रांची के सीसीएल कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। सौरभ कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? काफी ज्यादा हैरान करने वाली और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पोल खोलने वाली ये तस्वीर शायद। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हंसता खेलता परिवार जो है वह कोरोना काल में खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस माँ के कारण पूरे परिवार में संक्रमण हुआ, वह जून के महीने में दिल्ली से लौटी थी और जून के महीने में उस घर में शादी भी हुई थी। और उसके बाद अचानक 4 जुलाई को माँ की तबीयत खराब होती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पता चलता है कि उनकी जो रिपोर्ट है वह पॉजिटिव है और उसके बाद उनके 5 बेटे इधर दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली में शुरू हुई मुख्यमंत्री घर घर
राशन योजना, लाभार्थियों को इससे डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ मिलेगा। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इससे दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाए। और बड़ी खबर यूपी से, दरअसल लालजी टंडन नहीं रहे यूपी में। इसके बाद 3 दिन का राजकीय शोक है। बता दें कि लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। लालजी टंडन को पिछले साल जुलाई में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, पर तबीयत खराब होने के बाद आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार वहां का दिया गया। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश में बीजेपी बीएसपी सरकार के सूत्रधार थे। लालजी टंडन ने कल्याण सिंह सरकार और मायावती सरकार में बतौर मंत्री भी काम किया। लालजी टंडन को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। इधर अपने विवादित बयान पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने माफी मांगी है। ये बड़ी खबर। विप्लव देव ने कहा कि उनकी मंशा किसी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। उन्हें पंजाबी और जाट दोनों समुदाय पर गर्व है। भारत को आगे बढ़ाने में दोनों समुदाय की भूमिका अहम है। और विप्लव देव ने इसको लेकर के ट्वीट करके कहा कि मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूं। देश को आगे बढ़ाने में दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है उस पर सवाल खड़े करने की सोच भी नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।